डियर स्टूडेंट, मैं हूं सिद्धार्थ किरण और आप देख रहे हैं सिम्यू पॉइंट। जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो तक ढेर सारे डिजीज के बारे में आपने देखा होगा, ढेर सारे आसन के बारे में मैंने बात किया, उसी तरह से आज मैं यूनिट नंबर 3 का सबसे लास्ट टॉपिक यानी कि बैक पेन के बारे में बात करने वाला हूं। इसके अलावा मैं कुछ आसन के बारे में बात करूंगा, उसका प्रोसीड्योर, उसका कंट्राइंडिकेशंस, उसके बेनिफिट्स के बारे में मैं बात करने वाला हूं। ऐसा उम्मीद करता हूं कि अगर आप भी कहीं से और भी जगह घूम के आए हो, लग रहा है कि समझ में आया नहीं है, तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझने वाले हो, या अगर आप मेरे रेगुलर यूजर हो, रेगुलर व्यू करते हो, तो आपको समझ में आने ही वाला है। ठीक है, तो बैक पेन को मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में देखने वाला हूँ, डिटेल्ड वे में। इसके अलावा हम लोग ताड़ासन, अर्धमध्यचंद्रासन, वक्रासन, शलभासन और भुजंगासन के बारे में देखने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरा पिछले वीडियो नहीं देखा होगा तो आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन हमने पिछले वीडियो तक ताड़ासन, अर्धमध्यचंद्रासन और ये भुजंगासन मैंने कंप्लीट कर दिया है। क्योंकि मैं इससे फिर से रिपीट करवाऊं तो आप लोगों के लिए भी दिक्कत हो सकता है, तो आप लोग क्या करना है कि आप लोग अपने सिलेबस को देखो। सिलेबस में देखना है कि शुरू में शायद कुछ आपके डिजीज वाले में ये कुछ आपके आसन जुड़े हुए होंगे, वहां पर जाकर आप लोग देखो, सारी चीजें वहां पर भी मैंने क्लियर करके रखा है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ वक्रासन के बारे में और शलभासन के बारे में। ठीक है, ये इसका प्रोसीड्योर, कंट्राइंडिकेशंस और इसके बेनिफिट्स में तीनों चीज देखने वाला हूं। स्टूडेंट, अब हम लोग बैक पेन को बहुत ही डिटेल्ड वे में, बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं आखिर होता क्या है, कैसे होता है, अगर हो भी जाए तो किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, सारी बातें मैं करने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या है। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि आखिर बैक पेन है क्या, तो कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। पहला है कि फिजिकल डिस्कम्फर्ट अकरिंग एनीवेयर ऑन द स्पाइन और बैक रेंजिंग फ्रॉम माइल्ड टू डिसेबल। यानी कि अगर आप फिजिकल डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं, ठीक है, वो हो सकता है कहीं भी हो, स्पाइन से लेकर बैक तक। आपकी जो स्पाइन है या पीछे वाले पार्ट में, जहां पर मान लो कि आपके वेस्ट में, आपके मान लो कि और भी नीचे, या कहीं आपको शोल्डर में, अगर पीछे वाले पार्ट में जहां पर भी आपकी पेन हो रही है, सारे आपके आएंगे बैक पेन में। हो सकता है कि बहुत ही कम हो, माइल्ड हो, यानी कि बहुत कम वो पेन हो, और हो सकता है कि वो बहुत आपको डिसेबिलिटी तक भी ले जाए। ठीक है, ये आपका हो गया बैक पेन का डिफिनेशन। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करने वाला हूं यहां पर कि इट में अकर्स इन बोन्स, आपके बोन्स में भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा हो सकता है कि आपके ज्वाइंट में हो, ठीक है, मसल में हो, नर्व में हो। ठीक है, ये चारों जगह पर ये हो सकता है। क्योंकि बोन्स में अगर मैं बात करूं तो मान लो कि आपके स्पाइन से, यहां मान लो कि ये स्पाइन है, ठीक है, इसमें 2 डिस्क है। ठीक है, अगर दोनों डिस्क में अगर कोई एक भी डिस्क लोकेट कर गया तो आपके यहां पर प्रॉब्लम्स होगी, वहां पर आपको पेन होगी। तो हो सकता है ये हो गया बोन में। अब मैं ज्वाइंट की बात करूं तो मान लो कि आपके यहां पर मान लो कि वेस्ट है, ठीक है, वेस्ट में जो कुछ आपके जो बोन्स होते हैं, पेल्विक बोन्स होते हैं, कुछ इस तरह से, मान लो कि वहां पर कुछ इस तरह की फ्रिक्शंस हो रही है, या वहां पर कुछ तरह के फ्लूइड की कमी हो गई है, तो वहां पर आपके ज्वाइंट्स में भी प्रॉब्लम होती है, मसल में क्रैम्प्स आ जाना, ये सब आपका बैक पेन में आता है। ठीक है, अब ये 2 चीज हमेशा बात उठती है। टीचर ने आप लोगों को पढ़ाया होगा तो उन्होंने भी बात किया होगा क्रोनिक के बारे में, स्पॉन्टेनियस के बारे में। ध्यान से समझना, क्रोनिक होता है जब आप मान लो कि आपको बैक पेन है, लगातार 3 साल 4 साल से लगा हुआ है, ठीक ही नहीं हो रहा है, यानी कि जब आपकी लंबे समय से कोई परेशानी हो रही है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्रोनिक। स्पॉन्टेनियस क्या होता है, मान लो कि आपको कहीं पर, मान लो कि आपने जिम ज्वाइन किया, आप उतने पहले से उतने फ्लेक्सिबल नहीं थे, मान लो आपने हैवी वेट लिफ्टिंग करना शुरू कर दिया पहले ही दिन, 20 किलो 25 किलो। होता क्या है कि आपको उतने फ्लेक्सिबल हो नहीं, उसमें आपके बॉडी में, आपके मसल्स में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है और आपको दर्द हो जाता है। मान लो कि यहां पर क्या था कि 3 साल से आपका हो जा रहा है, लेकिन स्पॉन्टेनियस के केस में मैं बात करूं कि अचानक आपने कुछ गलती किया या कुछ इरेगुलरिटीज भी, वहां पर अचानक ये दर्द उठ गया, यानी कि ये लंबे समय से चला आ रहा है। स्पॉन्टेनियस मतलब कि तुरंत हुआ और ठीक होने में जो भी समय लग जाए। ठीक है, अब सिम्टम्स क्या है, यानी कि अगर मैं कैसे मानूं कि ये बैक पेन नहीं है, अगर नंबनेस आ रही है, यानी कि झुंझुनापन हो रहा है, ठीक है, वहां पर सेंसेशन ही कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा बर्निंग सेंसेशन, यानी कि बहुत मतलब कि अजीब तरह का होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा, आप उसे सह नहीं पाओगे। इसके अलावा है कि बोन ब्रेकिंग बोन, मान लो कि अगर कभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा, मान लो कि आपकी जो स्पाइन रीढ़ की हड्डी है उसमें अगर 2 आपके ये जो डिस्क है ना डिस्लोकेट हो गए,
तो जब वो कहीं आप चल रहे हो या कभी दोनों टच होता है ना, तो बहुत बोन ब्रेकिंग पेन होता है, उसको आप फील नहीं कर पाओ, बहुत अलग तरीके से होता है। इसके अलावा कि स्वीट पेन ड्यूरिंग मूवमेंट, मान लो कि कहीं पर थोड़ा सा चोट लगा हुआ है, आप बैठते हो ठीक है, लेकिन जब चलने की कोशिश करते हो तो थोड़ा सा मीठा जैसा दर्द होता है, मीठा कहने का मतलब बहुत कम दर्द होता है। सो ये सारे जो लक्षण है, ये सारे जो सिम्टम्स हैं आपके बैक पेन के हैं। उसी तरह से बैक पेन कैन बी इन स्पाइन, लेग्स, शोल्डर, वेस्ट, कहीं पर भी हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो समझते हैं कि बैक पेन यानी कि पीठ का दर्द, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी वेस्ट, कमर में भी प्रॉब्लम हो रही है, दैट इज कॉल्ड बैक पेन। आपके शोल्डर, पीछे साइड शोल्डर में भी पेन हो रही है, बैक पेन है। ये सारी चीजें बैक पेन में आती है। इसके अलावा और भी होता है, इट मे बी रेडिएटिंग पेन और मे बी पॉइंटेड। मान लो कि ऐसा पेन है, मान लो कि आप गिर गए हो कमर के साइड से, कमर के साइड से मान लो कि आपका ये बॉडी है, मान लो ठीक है, आप कमर के साइड से गिर गए हो, पॉइंट मान लो कि यहाँ पे आपको चोट यहाँ पर लगा है, लेकिन ये आपका पेन रेडिएट हो रहा है, यानी कि आसपास में भी दर्द दे रहा है, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से रेडिएट कर रहा है, वो आसपास में भी दर्द दे रहा है। लेकिन जो पॉइंटेड पेन होता है ना, मान लो कि आपका जो मैं यहाँ पे बात किया, अगर मान लो कि ये आपका 2 डिस्क है कहता रीढ़ का, ठीक है, रीढ़ का और भी डिस्क है, मान लो कि ये आपका डिस्लोकेट हो गया, तो आपको जो पेन होगा ना, तो सिर्फ यहीं पे पेन होने वाला है और भी कहीं पर भी पेन नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेडिएटिंग वाला, ये हो गया आपका पॉइंटेड वाला। रेडिएटिंग मतलब कि फैल रहा है वहां से, और पॉइंटेड वाला में खास एक पॉइंट पर आपका पेन हो रहा है। ये चीजें समझ गए आप। अब मैं बात कर लेता हूं कि इसका कारण क्या है, क्यों होता है आखिर बैक पेन। हेवी वेट लिफ्टिंग, जैसे मैंने आपको बोला कि आपने जिम ज्वाइन किया, पहले आपकी बॉडी उतनी फ्लेक्सिबल थी नहीं, आपने अचानक पहला दिन वेट लिफ्ट कर लिया 20 केजी, 25 केजी, 30 केजी, तो हो सकता है कि आपके बॉडी में, आपके ज्वाइंट्स में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए। इसके अलावा है कि लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, ठीक है, कुछ जो फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करते हैं तो उन्हें भी प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा स्मोकिंग, बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि बैक पेन से स्मोकिंग को क्या प्रॉब्लम है और दोनों में कैसे कोरिलेट हो जाता है। बिल्कुल होता है। एक साइंटिफिक रिसर्च की मैंने एक पेपर भी पढ़ी थी, उसमें स्मोकिंग बहुत जिम्मेदार है आपके बैक पेन को लेकर। स्ट्रेस ऑन बैक, आपके जो स्ट्रेस ऑन बैक कहने का मतलब है कि मान लो एक 5 साल का बच्चा है, वो भारी जैसा बैग अपने स्कूल ले जाता है, तो उसके बैक में एक स्ट्रेस होता है, मतलब कि एक छोटे से उम्र में आपको 5-6 केजी का बैग बहुत ज्यादा स्ट्रेस आपका क्रिएट करता है आपके शोल्डर पे, तो ये भी आपके बैक पेन में प्रॉब्लम देता है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पे एक बहुत बड़ा टीम भी बनाई है। वो लोग डिसाइड कर रहे हैं कि आपके बच्चे का आखिर बैक का वजन कितना होना चाहिए। इसके अलावा है कि लो फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है ही नहीं, या बैड पोजीशन ऑफ स्लीपिंग, मान लो कि रात में आपने कुछ गलत पोजीशन में आपने सो गया होगा, तो हो सकता है इसके कारण भी बैक पेन हो सकता है। ये मैं बहुत ही समराइज किया हूं और उम्मीद कर रहा हूं समझ भी गए होंगे। अगर आपको मोर स्टडी के लिए आप बुक को रेफर करना, लेकिन इतना जो मैं बता दिया हूं इतना काफी है। अगर आपसे पूछा भी जाता है बैक पेन के बारे में, तो आप ये चीजें अगर समराइज वे में समझ गए होंगे तो आप लिख सकते हो। और इसके अलावा मैंने नोट्स भी डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, वहां पे लिंक डाला हुआ है, आप जाकर वहां से लिंक नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो, ऐसे स्क्रीनशॉट इसको आप ले ही सकते हो। स्टूडेंट, अब मैं सबसे पहले वक्रासन के प्रोसीड्यूर को देख लेता हूं, ठीक है। बगल में एक इमेज दिख रहा होगा, पहले एक टाइम ही लो, लेकिन ध्यान से समझो कि आखिर इसने कैसे किया है, ठीक है। बहुत ही ध्यान से समझो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ना इसे बहुत टफ ले लेते हैं कि समझ में आया नहीं, ठीक है। मैं करके तो यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ, बगल में एक इमेज दिख रहा होगा, उससे ध्यान से देखो। उसके बाद मैं प्रोसीड्यूर के सारे स्टेप्स को मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है कि सिट डाउन एंड स्ट्रेच योर लेग्स स्ट्रेट, ठीक है। आपको क्या करना है, पहले बैठ जाना है। मान लो यहां पर आप बैठ गए हो, आपके दोनों पैर सीधा स्ट्रेट होना चाहिए, स्ट्रेच करके स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है, स्ट्रेट है। मान लो कि आप बैठे हुए हो, ठीक है, कुछ ऐसा बैठे हुए हो, और आपके यहाँ पे मान लो कि आपका सर है और स्ट्रेच करके बैठे हुए हो, ठीक है। इसके बाद क्या है कि hold the right leg and keep the right leg's heel touching the left leg's knee, ठीक है। क्या करना है, आपको राइट लेग को फोल्ड करना है, ठीक है। इस लेग को फोल्ड करना है। अगर आप फोल्ड करोगे तो कैसा बन जाएगा, ये कुछ इस तरह का। मान लो कि आपसे आपने मान लो फोल्ड किया तो कुछ ऐसा बन जाएगा, कुछ आपका यहाँ पे पैड होगा, ये आपका बन गया, इस तरह से आ गया आप। उसके बाद क्या करना है, कीप द राइट लेग्स हील्स टचिंग द लेफ्ट लेग नी, यानी कि मान लो कि आपका यहां पर हिल्स आ गया, ठीक है, यहां पर हिल्स है आपका। इसको क्या करना है, यहां पर आपको मान लो कि नी है आपका, ये लेफ्ट पैर का यहां पर नी है, ठीक है, नी है। तो आपको यहां पर ये वाले जो पैर है आपने जो फोल्ड किया है, ठीक है, याद रखना आपने जो फोल्ड किया है
इसको इस साइड ले जाना है और आपके जो राइट साइड का जो एड़ी है वो नीचे सटा तो रहेगा लेकिन ये नी के बगल में होगा, आपके जो पैर के घुटने के, लेफ्ट पैर के घुटने के बगल में होगा। फिर से मैं बता रहा हूं, मान लो कि आपने ऐसे बैठे हो, आपके पैर कुछ ऐसे हैं, आपने स्टार्टिंग में कैसा पैर आपका दिख रहा होगा, आपने जो फोल्ड किया होगा कुछ इस तरह का, ठीक है, कुछ इस तरह का आपने फोल्ड किया होगा। अब क्या करना है, आपके जो यहाँ पर जो ये जो आपके एड़ी है इसको लेफ्ट साइड के नी के पास, घुटने के पास ले जाना है, ऐसा आपको रखना है। समझ में आ गया? थर्ड स्टेप, प्लेस योर राइट हैंड बिहाइंड योर, ठीक है, और दूसरा है कि राइट लेग्स हील टचिंग द लेफ्ट, ठीक हो गया। प्लेस योर राइट हैंड बिहाइंड योर बैक एंड लेफ्ट आर्म ओवर द राइट नी, होल्ड योर राइट एंकल, ठीक है। क्या करना है आपको, आपका जो राइट हैंड है वो आपके बैक साइड आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा। उसके अलावा आपकी जो लेफ्ट लेग है, मान लो कि आप यहां पर खड़े हो, ठीक है, आप बैठे हुए हो, ठीक है, आपकी जो लेफ्ट जो हैंड है, ठीक है, उसको क्या करना है, आपको सीधा टच नहीं कर देना है कि लेफ्ट हैंड से आपको लेफ्ट नी को टच कर देना है, आपको क्रॉस ओवर करना है, कुछ इस तरह से आपको इसके ऊपर से हाथ डाल के ऐसे टच करना है। समझ में आ रहा है? मान लो कि आपने बैठ गए हो, आप अपने जो राइट आपके पैर थे वो अपने लेफ्ट का नी के पास अपने रखा है, तो आपकी जो लेफ्ट हैंड है उसको सीधा लेफ्ट नी से टच नहीं कर देना है आपको। मान लो कि आपके ऐसे कहता आपके जो राइट का जो ये आपका नी था उसको क्रॉस करके ऐसे यहां पर टच करना है, कुछ इस तरह से, समझ गए होंगे। इसके अलावा है कि पुश योर राइट नी एज फार एज पॉसिबल एंड व्हाइल एक्सेलिंग ट्विस्ट योर ट्रंक टू राइट साइड। क्या करना है कि आपको जो राइट नी है, ठीक है, वो जितना पॉसिबल हो सके, ठीक है, जितना पॉसिबल हो सके उसको पुश करना है, ठीक है। इसके अलावा है कि आपकी जो ट्रंक है आपको राइट साइड में देखनी है, आपकी जो ट्रंक है उसको राइट साइड में आपको देखनी है, ठीक है। इसके अलावा कि टेक सफिशिएंट सपोर्ट ऑफ लेफ्ट आर्म, रिपीट द सेम प्रोसीड्यूर विद द लेफ्ट साइड, ठीक है। आपको समझ में आया? करना क्या है, आप स्ट्रेट होके बैठ गए, ठीक है, उसके बाद आपको अपनी राइट साइड की जो पैड है उसको फोल्ड करनी है। आपका कुछ इस तरह का खड़ा हो गया होगा, आपको यहाँ पर आपकी लेफ्ट या आपकी जो राइट साइड की जो आपकी नी है यानी घुटना है कुछ ऊपर दिखेगा, आपका जो लेफ्ट वाला पैर है कुछ ऐसे दिखेगा। उसके बाद क्या करना है, आपकी जो पैर उठी हुई है उसको यहाँ से उठा के आपको लेफ्ट वाले का जो नी है वो उसके बगल में रख देनी है, ठीक है। आपको राइट साइड अपने पीछे करना है। फिर जो लेफ्ट हैंड है, आपको जो उठी हुई पार्ट है यहाँ पर आपकी जो कहता है ये घुटने की, उसको ऐसे मतलब कि क्रॉस ओवर करके आपको अपनी लेफ्ट हैंड से लेफ्ट नी छूनी है, लेकिन राइट वाले जो नी है उसको क्रॉस ओवर करके छूनी है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे मैंने बताया कि आपको जो राइट नी है उसको जितना पॉसिबल हो सके उसको पुश करना है, ठीक है। इसके अलावा आपको अपनी जो ट्रंक है और ट्विस्ट करके राइट साइड आपको देखनी है। कुछ ये था प्रोसीड्यूर आपका वक्रासन का। अगर आपको समझ में ना आए तो मैं कहूंगा बुक को प्रेफर करो या कहीं और से, क्योंकि मैं करके नहीं दिखा पा रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया आपका प्रोसीड्यूर वक्रासन का। अगर मैं वक्रासन के बेनिफिट्स के बारे में बात करूं तो जरूर है कि ये आपके बैक पेन को रिड्यूस करता होगा, ये क्योर करता होगा। इसके अलावा कुछ इसके और भी बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ये तो है कि क्रोनिक बैक पेन को, क्रोनिक कहने का मतलब है कि जो लंबे समय से चला आ रहा है, ठीक है, उस तरह के बैक पेन को ये ठीक करता है। इसके अलावा है कि ये डायबिटीज को प्रिवेंट भी करता है, कंट्रोल भी करता है। मान लो कि एक स्वस्थ आदमी है और ये आसन करता है तो उसे डायबिटीज होने नहीं देगा। या दूसरा, मान लो किसी को डायबिटीज है, ठीक है, और तो उसके डायबिटीज को ये कंट्रोल करेगा, ठीक है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल दोनों करता है, तो इसलिए ये बहुत इफेक्टिव माना जाता है डायबिटीज के लिए भी। इसके अलावा है कि आपकी किडनी को ये हेल्दी रखेगा, जो आपकी किडनी के जो भी फंक्शंस हैं, उन नेफ्रॉन्स हैं या जो भी उसके पार्ट्स हैं, तो उसको ये बहुत ही हेल्दी बना के रखेगा और सही तरीके से ये फंक्शन भी करेगा। आपकी स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन को इंप्रूव करेगा, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी जो सारी बॉडी में सिग्नल्स जा रही है, आप जो दिमाग में सोच रहे हो, ठीक है, आपके हाथ जो सारी चीजें काम कर रही है वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही काम करती हैं सारी चीजें। इसके अलावा है कि रिड्यूस बेली फैट, आपके पेट के ऊपर जो भी फैट जमा होते हैं, ठीक है, उस तरह के एक्स्ट्रा फैट को ये आपको रिड्यूस करता है। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है नर्वस सिस्टम, यानी कि आप कितने तेज हो या कितनी बॉडी आपकी काम कर रही है, मेंटल और फिजिकल बैलेंस को दिखाता है नर्वस सिस्टम। तो आपकी नर्वस सिस्टम, मान लो कि आप जो सोचते हो वो कर पा रहे हो, आपकी जो बॉडी उस तरह की रिस्पॉन्स दिखा पा रही है, ये नर्वस सिस्टम पे डिपेंड करता है। और ये आपका वक्रासन नर्वस सिस्टम को भी मजबूत करता है और इसके फंक्शन को इंप्रूव करता है। कुछ ये था वक्रासन का आपका बेनिफिट्स।
स्टूडेंट, अब मैं बात कर लेता हूँ वक्रासन के कंट्राइंडिकेशंस के बारे में। कहने का मतलब है कि ये आसन को किन लोगों को नहीं करना चाहिए। सबसे पहला है कि जिन्हें हाइपरटेंशन, जिसे आप लोग कॉमन लैंग्वेज में हाई ब्लड प्रेशर भी बोलते हो, अगर वैसे पेशेंट है जिन्हें हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, वैसे लोगों को ये वक्रासन का आसन अवॉइड करना चाहिए, नहीं करने देना चाहिए। इसके अलावा है कि पेप्टिक अल्सर, यानी कि जो आपकी जो पेट है, आपकी जो स्टोमक है, उसमें और भी पार्ट्स होते हैं, तो उसमें जो पेप्टिक होती है, पेप्टिक अल्सर के जो पेशेंट होते हैं उन्हें ये आसन नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि उनकी अल्सर की प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। और जो थर्ड इंपॉर्टेंट है कि बैक इंजरीज वाले को नहीं करना चाहिए। अब सवाल उठता है ये भी कि सर आप बोल रहे हो कि मैं बैक पेन के बारे में पढ़ा रहा हूँ, अगर बैक में प्रॉब्लम है तो कैसे नहीं कर सकता हूँ। देखो, बैक पेन एंड बैक इंजरीज बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। बैक इंजरीज है, मान लो कि आपको कोई किसी ने आप एक्सीडेंट हो गए हो, चोट लग गया है, ठीक है, उसमें आप कोई भी कर लो कि आपको वो चोट नहीं ठीक होने वाले हैं, ठीक है। लेकिन मान लो कि आपने वेट लिफ्टिंग की या आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं थी, आपने ज्यादा कुछ एक्सरसाइज कर लिया, तो वैसे कंडीशन में वो इंजुरीज नहीं है, ठीक है। लेकिन मान लो कि चोट लग गया, धक्का लग गया, एक्सीडेंट हो गया, तो उस कंडीशन में जो चोट वगैरह लग गया, दैट इज कॉल्ड इंजुरीज। और वैसे बैक इंजुरीज के समय में ये आसन नहीं करना चाहिए। अगर उस तरह की चोट आई है तो आप डॉक्टर से मिलो, कहीं उस तरह के फ्रैक्चर्स होंगे तो उसके बाद ही आप ये कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ थे आपके वक्रासन के कंट्राइंडिकेशंस जो आपको हमेशा याद रखना है। स्टूडेंट, मैं बात करने वाला हूँ शलवासन के बारे में। ये भी आपके बैक पेन को क्योर करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव आपका आसन है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शलवासन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पिछले बार ये आया भी नहीं था, तो उम्मीद है कि इस बार आ जाइए, ठीक है। इसका प्रोसीड्योर भी बहुत ही सिंपल है। पहले एक बगल में आपको एक इमेज दिख रहा होगा, इमेज पहले देखो, मेमोराइज करो, क्योंकि आपको इमेज से ही क्लियर होगा कि मुझे एग्जाम में कैसे लिखना है। क्योंकि ये जो स्टेप्स मैं लिखा रहा हूँ ये आप ना याद कर पाओगे ना एग्जाम में लिख पाओगे। इन सारे स्टेप्स को याद करके मेमोराइज करो, उसके बाद आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक। इसका पहला स्टेप क्या है कि लाई डाउन ऑन योर स्टोमक, प्लेस बोथ हैंड्स अंडर द थाई, ठीक है। क्योंकि इसको नेट पे मैंने सर्च करने की कोशिश भी की इसमें कि आखिर ये आपके जो थाई के नीचे रखना है या साइड में रखना है, कंफ्यूजन बहुत सारा है इसमें। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप जो सीबीएसई की जो करिकुलम है उसमें आप अंडर द थाई ही लिखना, क्योंकि जो बहुत सारे टेक्स्ट बुक में भी यही लिखा हुआ है फिजिकल एजुकेशन का। मैं उसे कहीं हद तक कुछ फॉलो भी करता हूँ इसमें, ठीक है, ठीक है। उसके बाद है कि विथ इनहेलेशन रेज योर थाई एज हाई यू कैन, ठीक है। मान लो कि आप स्टार्टिंग में, मान लो कि आपकी मैट हो गई है, ठीक है, इस पे आप इनिशियल पोजीशन में आपको पेट के बल से लेट जाना है, ठीक है, कुछ ऐसा, ठीक है। आपका ये पैड हो गया, ये आपका हाथ हो गया, ठीक है, ऐसे लेट जाना है। और आपके जो हैंड्स होंगे वो आपके थाई के नीचे होंगे, ठीक है, याद रखना ये। उसके बाद आपकी जो पैर है यहाँ पर विथ सम गैप, अगर थोड़ा सा गैप हो तो बहुत कम, मतलब कि 1 इंच 2 इंच का, या नहीं तो उसको भी सटा के रख सकते हो, उसको सटा के रखना है। ये पे आपकी जो हैंड है यहाँ पर कांस्टेंट होगी, सटी हुई होगी, फिक्स्ड होगी। और उसके बाद अपनी आप थोड़े से बैक को, अपने जो पीठ को थोड़ा सा, अपने जो ये पैर के दोनों जांग सहित आपको ये उठाना है और कुछ इस तरह का आपका ये कर्व बन जाएगा, कुछ इस तरह का, ठीक है। अगर आप अपने पैर को उठाओगे, ठीक है, तो कुछ इस तरह का कर्व बनेगा। आप ये होल्ड कर सकते हो 2 से 3 मिनट के लिए, ठीक है, या अगर इससे कम ही हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगला दिन आपका आगे बढ़ा लेना। लेकिन आपकी जो लिमिट्स है, लेकिन मैक्सिमम 3 मिनट्स तक ही जाना है, 2-3 मिनट तक करनी है। और आपको ये 3 से 5 बार करना है पर डे। ये आपकी जो लिमिट है उसके लिमिट के अनुसार आप कर सकते हो, लेकिन लिमिट आपको पार नहीं करनी, एक्सीड नहीं करनी है 5 टाइम्स, ठीक है। और आपको अगर मिनट की बात करूं, एक बार जो आपको करना है 1 राउंड, उसमें मैक्सिमम 3 मिनट्स ही होनी चाहिए। ये आपका हो गया। करना क्या है इसमें, आपको पेट के बल से लेट जाना है। आपकी जो हैंड्स होगी वो आपकी जो जांग है, थाई उसके नीचे होगी। आपकी जो पैर है, पैर को आपको कहता है उठाना है, ठीक है, जितना उठा सकते हो हाई उठा लो उसको, ठीक है। उसके बाद इनहेलेशन करते हुए उठाना है और उसके बाद कोशिश करना है कि जितना देर होल्ड करना है होल्ड कर लो। उसके बाद एक्सेलेशन करते करते आपके थाई जो है उसको नीचे डाउन कर देना है। ये आप 2 से 3 मिनट तक होल्ड कर सकते हो, या मैक्सिमम 1 राउंड हो गया ये, तो इसको 3 से 5 बार आप कर सकते हो। बस ये था आपका प्रोसीड्योर आपके शलवासन का। स्टूडेंट, मैं अब शलवासन के बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेता हूं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बैक पेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसी तरह से इसके बेनिफिट्स के बारे में मैं बता दूं तो ये सबसे पहला क्या है कि आपके रिड्यूस बैक पेन को तो रिड्यूस करेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग बैक पेन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसके जो भी आसन पढ़ रहे हैं वो बैक पेन को हद तक रिड्यूस करेगा।
इसके अलावा है कि ये आपके कंस्टिपेशन यानी कि कब्ज की जो प्रॉब्लम है उसको दूर करेगा। इसके अलावा फिर आपके जो बॉडी पोस्चर है, क्योंकि बोला जाता है कि आपकी पर्सनालिटी जो है वो बॉडी पोस्चर पर डिपेंड करती है, यानी कि आपकी बॉडी पोस्चर को गुड करेगा, अच्छा करेगा। इसके अलावा जो आपका मसल्स ऑफ स्पाइन है, बटक है, आर्म्स हैं, लेग्स हैं, इसको मजबूत करेगा, स्ट्रेंथन देगा, ठीक है, ये आपका हो गया। इसके अलावा कि आपके जो स्ट्रेस है, ठीक है, जो स्ट्रेस से आपको रिलीव करेगा, स्ट्रेस आपका दूर करेगा, आपकी माइंड को एक तरह से पीसफुल बनाएगा ये। इसके अलावा जो और भी चीजों में कॉमन था वो है कि डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक है, आपकी जो भी पाचन क्रिया है, जो पाचन शक्ति है उसको स्ट्रॉन्ग करेगा। आप जो भी खाओगे अच्छे तरीके से वो डाइजेस्ट हो पाएगा, ठीक है। ये कुछ हो गए आपके 6 बेनिफिट्स आपके शलवासन का। स्टूडेंट, अब मैं बात कर लेता हूं शलवासन के कंट्राइंडिकेशंस के बारे में, यानी कि ऐसे कौन लोग हैं जिन्हें ये नहीं करना चाहिए। पहला है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उन्हें ये आसन नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसा कि अगर वो करती भी है तो सलाह दी जाती है कि किसी गाइडेंस के अंदर की जानी चाहिए। उसके अलावा जिस पेशेंट की वीक हार्ट, यानी कहने का मतलब है कि हार्ट की कभी सर्जरी हुई है या हार्ट की प्रॉब्लम्स है, तो उस टर्म को हम लोग वीक हार्ट के नाम से देते हैं, तो वैसे पेशेंट को ये अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आप पेट के बल से लेटकर करते हैं तो हो सकता है कि आपके हार्ट पर ये कुछ इफेक्ट दे सकता है। इसके अलावा जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है, जिसे आप लोग हाइपरटेंशन भी बोलते हो, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं किसी पेशेंट को, किसी इंडिविजुअल्स को, किसी पेशेंट्स को, तो उन्हें ये आसन नहीं करना चाहिए। अगर वो कर भी रहे हैं तो किसी गाइडेंस के, कोई एक्सपर्ट के गाइडेंस में उन्हें ये आसन करना चाहिए। इस तरह से आपका जो पार्ट है, ये आपका यूनिट नंबर 3 है, जो आपका योगा एंड लाइफ स्टाइल, ये पूरी तरीके से एंड हो गया। मैं सारे का डिजीज के बारे में सिंप्लीफाइड वे में पूरे विस्तार तरीके से बताया। इसके अलावा जो भी आपके आसन्स थे, सारे आसन्स के मैं प्रोसीड्योर, उसके बेनिफिट्स, उसके कंट्राइंडिकेशंस के बारे में बताया। अब अगर आपने ये मेरा पहला वीडियो देखा तो आप प्रीवियस वीडियो देख लो, ठीक है। मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूं, या हर एक यूनिट्स का मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूं। प्लेलिस्ट में हर एक जैसे 1.2, 1.3 कुछ इस तरह से मैं नंबरिंग भी कर दिया हूं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। एक तरफ से देखो, सारे वीडियोज आपको समझ में आएंगे। अगर कहीं पर भी डाउट्स आपको लगे तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताना, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको 2 से 3 घंटे के अंदर जवाब भी दे दूंगा। आशा करता हूं कि आपको सारे वीडियोज पसंद आए होंगे। बस इतना ही। स्टूडेंट, वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।